प्रीलिम्स 2020 का जो हमने पेपर डिस्कशन किया उसमें लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पॉलिटी के क्वेश्चंस की, जो कि आपको दिखे थे इजी टू वेरी इजी। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो गवर्नेंस से। अनलाइक पॉलिटी, गवर्नेंस के क्वेश्चन इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ऑल आर फ्रॉम करंट अफेयर्स। आपको बताया ये गया है इस बार कि करंट अफेयर्स बिल्कुल गायब था, ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट 1 क्वेश्चन जिसे आप GS4 का भी मान सकते हो, ठीक है, हालांकि वो भी करंट में रहता है। तो एक्सेप्ट दिस, ये वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेबल हैं इन जनरल। उनको आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो जनरली, या फिर अगर आप उसमें कुछ कर भी सकते हो तो जो कर सकते हो एलिमिनेशन ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, जो कि हम आपको सिखाते हैं जब प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं मेन सीट गारंटी प्रोग्राम इस कोर्स में, या फिर उसका जो कंटेंट हम डिस्कस करते हैं 2020 एंड 50-50 सीरीज़ में। इसके लिए आप सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट विजिट कर सकते हो। अब जो करंट अफेयर्स है भी, वो भी 1 साल का नहीं है, 4 to 5 ईयर्स का करंट अफेयर्स है। आधार को लेकर 2016-17 से जो डिबेट चल रही है वो पूछा है। IRDAI ने 2017 में एक नोटिफिकेशन निकाला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 18 में वर्डिक्ट दिया, उससे क्वेश्चन पूछे हैं। MP लेट्स जो लगातार न्यूज़ में है उससे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर आप एलिमिनेशन कर पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ उनको छोड़ना ही बेटर है। अगर आपको ये मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हुए हैं GS4 तो आप कर ले जाओगे ऐसे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं गवर्नेंस से, जो कि ब्यूरोक्रेसी के लिए पूछा हुआ है। रोल ऑफ या फिर कैरेक्टरिस्टिक जो मोस्ट सुटेबल या अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वो आप बता दो। आंसर इसका 4 है। आपको बिल्कुल देखते ही पता होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी का रोल होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो छोड़ सकते हो। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम GS4 या फिर करंट अफेयर्स में भी रहता है। सबसे पहले हम एक बार समझने की कोशिश करें कि ब्यूरोक्रेसी होती क्या है। ब्यूरोक्रेसी होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ऐसे एग्जीक्यूटिव जो कि परमानेंट है। ये अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव भी कहलाते हैं। एग्जीक्यूटिव्स 2 तरह के होते हैं, हमें पता है गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है जुडिशरी, और तीसरा पार्ट है वो एग्जीक्यूटिव जो मंत्रिमंडल होता है। तो वो वाले एग्जीक्यूटिव नॉन परमानेंट होते हैं या फिर उनका टेन्योर होता है। इन जनरल 5 साल का टेन्योर दिखता है, ठीक है। राज्यसभा से अगर कोई है तो वो 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट तो ज़रूर होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव तब तक रहता है जब तक सरकार है। तो ये इलेक्टेड हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी है अपॉइंटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स का रोल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी होता है। 2 फंक्शन हैं इनके, या तो इम्प्लीमेंट करोगे या फिर दूसरा आप करोगे तो पॉलिसी इनपुट आप दे सकते हो। अगर आप ये सोच के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो कि कल आप पॉलिसी मेकिंग कर लोगे, तो एटलीस्ट अगले 30 साल तक तो आपको पॉलिसी मेकिंग में घुसने भी नहीं दिया जाएगा, जब तक आप जॉइंट सेक्रेटरी या सीनियर लेवल पर और ज़्यादा नहीं पहुंच जाते। इस क्वेश्चन को अगर आपको ये ऑप्शन पता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है, एक ऐसी एजेंसी है जो स्कोप वाइड करती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं, बट उसका स्कोप वाइड करते हैं ऐसा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने GS4 में पढ़ा हो इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी, तो आपको ये समझ में आएगा कि इनका डायरेक्ट रोल होता भी नहीं है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। इनफैक्ट इन्हें न्यूट्रलिटी शो करनी होती है, प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी जिसे हम कहते हैं वो शो करना होता है। तो ऑप्शन 1 इज़ रॉन्ग, प्योरली मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक। दूसरा जो ऑप्शन है, ये एक ऐसी एजेंसी है जो स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म उसको स्ट्रेंथन करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। कई बार हमने देखा है IAS और IPS को लेकर सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़े होते हुए। अभी हमने सेंटर और स्टेट के बीच में वेस्ट बंगाल इलेक्शन में देखा कि IPS के ट्रांसफ़र को लेकर बात हुई, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखो तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो यूनिटरी सर्विसेज हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज सेंटर का रोल ज़्यादा शो करती हैं, ये फेडरल स्पिरिट को वीक करते हैं ना कि स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, टोटली अपोजिट है। जो तीसरा ऑप्शन है कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ को तो आम आदमी भी बढ़ाता है, तो डायरेक्ट रोल तो आपको नहीं दिखेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ठीक है, होती है वो, आप हम सब कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अब अगर लोग जाके आंदोलन कर रहे हैं या फिर हंगामे काट रहे हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ा खतरे में तो आती है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी का
रोल नहीं दिखता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब दिखती है जब सरकार मेजॉरिटी में होती है, राइट, या फिर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं आम चुनाव या जनरल इलेक्शन के बाद। तो ये तीनों ऑप्शन हुए गलत। ऑप्शन बचा एक ही जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ फ्रॉम मेंस GS4 क्वेश्चन। तो अगर आपको आता है ये क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है आधार मेटा डेटा के ऊपर। ये 2016 से करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं, पूरा गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच की टसल, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स, उसको लेकर क्वेश्चन पूछा है। प्योरली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वो भी करंट अफेयर्स फॉर मेंस, मेनली मेंस करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में तो एक लोग इसीलिए परेशान हो जाएंगे, आधार मेटा डेटा या मेटाबेस होता क्या है। मेटा डेटा बेसिकली डिस्क्रिप्शन या इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर डेटा होता है। जैसे आधार डेटा क्या करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन देता है बायोमेट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो एक डेटा जो दूसरे को डिस्क्राइब कर रहा है, इट इज़ बेसिकली डेटा ऑफ डेटा। तो आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। अब अगर आप इसमें एलिमिनेशन ट्रिक लगाना चाहो और आपके पास साइंस एंड टेक के लॉजिक से आप करो तो डेफिनेटली आप कर दोगे कि नहीं, ऐसा क्या है कि 3 महीने क्या, 3 साल स्टोर कर लो, ठीक है। तो जिन्होंने साइंस एंड टेक के लॉजिक से बनाया, उन्होंने तो तुक्केबाजों ने इस ऑप्शन को उस लॉजिक से सही कर दिया कि साइंस एंड टेक में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, सब कुछ पॉसिबल है। वो लॉजिक ठीक है, 3 महीने के आप 30 ईयर्स स्टोर कर लो, लेकिन गवर्नमेंट लॉज भी कुछ हैं। साइंस टेक के लॉजिक जो मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए हैं, जब आप एग्ज़ाम सॉल्व करो तो उसमें अगला प्रिंसिपल है कि आप साइंस टेक के लॉजिक को पॉलिटी या गवर्नेंट स्कीम्स में मत यूज़ करो, या अगर 6 मंथ होता तो फिर आपका लॉजिक फेल हो जाता, ठीक है। तो लॉजिक ये कहता है कि गवर्नेंस में कोई लॉजिक नहीं है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, जिसने ओरिजिनल एक्ट को, जो कि 5 ईयर्स के लिए डेटा स्टोर करने की बात करता था, उसको स्ट्रक डाउन किया, उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा 6 मंथ तक आप ये काम कर सकते हो। 2018 का ये जजमेंट है। तो ऑप्शन 1 आपका हुआ गलत, राइट। ऑप्शन 2, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉरपोरेशंस। अब यहाँ आपका एनी वाला लॉजिक चला जाएगा, तो फिर आप गलती पे चले जाओगे। ये ट्रू है, स्टेट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ नहीं जा सकते। तो ये क्वेश्चन एक क्लासिक एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन, जहाँ आपके एक्सट्रीम जो टर्म्स हैं वो फेल हो जाती हैं, वो वाले लॉजिक फेल हो जाते हैं। आधार एक्ट का सेक्शन 57 था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और उन्होंने जो कि ये सेक्शन ये कहता था, ये अलाउ करता था शेयरिंग ऑफ डेटा विद प्राइवेट एंटिटीज़, तो ये ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज़ ट्रू, 1 इज़ रॉन्ग। इसमें हम कोई ट्रिक नहीं देख रहे हैं। सेम वे में जो ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए आधार है, ये मैंडेटरी है। IRDAI ने 2016-17 में एक नोटिफिकेशन निकाला कि जो PMLA है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसका 2nd अमेंडमेंट हुआ था 2017 में, उसके अंडर IRDAI ने कह दिया था कि आधार मैंडेटरी है, तभी आप कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट ला पाओगे। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी स्ट्रक डाउन किया और IRDAI ने कह दिया कि अब आधार को वन ऑफ द ID प्रूफ की तरह आप यूज़ कर सकते हो, मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो सेम जजमेंट है, उस जजमेंट ने सेम जिस जजमेंट में ये बात की थी, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि जो भी आप बेनिफिट्स ले रहे हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI से, उसके लिए आधार मैंडेटरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार वर्डिक्ट में ये डिफ़ाइन किया था वेलफेयर स्कीम क्या होती है। उन्होंने सीधे कहा कि वेलफेयर स्कीम्स आर दोज फंडेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो सेक्शन 7 है, ठीक है, अब आप देखो यहाँ सेक्शन 7 से क्वेश्चन पूछा है, यहाँ सेक्शन 57 से क्वेश्चन पूछा है, प्योरली मेंस का क्वेश्चन है। तो गवर्नमेंट इसे मैंडेटरी बना सकती हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका अगर आप आंसर देखो तो आंसर इसका आपको दिखता है B। कुछ लोगों ने इसका आंसर 3 दिया है जिन्होंने अपडेटेड नहीं दिए, लेकिन अब इसको एक बार हम थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें अगर आप देखो कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन है आधार के बारे में, तो आपको ये पता चलेगा कि स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन 2 आपका ट्रू दिखता है, करेक्ट पूछा है। तो ऑप्शन 2 अगर आपको ट्रू दिखा तो आपको एक चीज़ क्लियर है कि A और C रॉन्ग हो गए, तो एटलीस्ट आप 50-50 में तो पहुँच गए, राइट। अब 2 ट्रू है, बाकी फिर ऑप्शन तो आपको यही दिख रहे हैं, या तो ये ट्रू है या फिर ये वाले में से एक ट्रू है, राइट। तो अब यहाँ पर आप प्योरली एलिमिनेशन में क्या ही जाओगे, क्योंकि यहाँ भी कैन नॉट लिखा है, यहाँ मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, तो आपकी वो सारी ट्रिक्स तो चली जाएंगी,
टू ओनली कोई स्टेटमेंट है नहीं। अगर आपको नहीं पता तो फिर 50-50 इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आप आगे बढ़ सकते हो। आंसर इसका बी है। अगला क्वेश्चन एमपी लेड को ऊपर है लेकर है। लगातार एमपी लेड को लेकर डिबेट चली है कि इस फंड को ख़त्म कर देना चाहिए, लोग या तो पैसा खा जाते हैं या फिर यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ भी ऑप्शंस इतने इजी नहीं दिखते। यहाँ भी आपको देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट का फेलियर आपको दिखता है अगेन। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गवर्नेंस वगैरह की चीज़ों में नहीं यूज़ होंगे। यहाँ मस्ट बी यूज्ड है, ठीक है, यहाँ मस्ट बेनिफिट दिख रहा है, यहाँ ईयरली बेसिस है, कैन नॉट यहाँ एक टर्म दी हुई है, मस्ट इंस्पेक्ट, तो आपका एलिमिनेशन तो यहाँ कर नहीं पाओगे। अब हम चलते हैं थोड़ा जनरलिस्ट स्टेटमेंट के ऊपर। जो एमपी लेड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम का फंड है, इसमें आप चारों ऑप्शंस में जो सबसे जनरलिस्ट स्टेटमेंट दिखेगा कि एससी और एसटी पॉपुलेशन के लिए तो बेनिफिट होना ही चाहिए। बाकी 3 स्टेटमेंट अगर आपके ट्रू ना भी हों तो ये आपको दिखेगा कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ ओके। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 स्टेटमेंट नंबर 2 आपने करेक्ट कर दिया तो फिर हम यहाँ आते हैं, बी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब ऑप्शन 1 आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया, राइट। तो आपको अगर ये नहीं भी आता तो यहाँ आपकी कहानी हो गई। लेकिन यहाँ पर सारी कहानी यहाँ अटकी है कि यहाँ 1 and 2 दिया हुआ है, यहाँ 3 है एंड 4 है। तो आपको ये अलग अलग पता होना चाहिए कि 3 सही है या 4 सही है या दोनों गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ले रहे हो। आगे हम देखते हैं। हालांकि ये जो एमपी लेड फंड है ये ड्यूरेबल एसेट के लिए यूज़ होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, साल भर कंट्रोवर्सी चली, आपको पता तो होना ही चाहिए था कि ड्यूरेबल एसेट को लेकर है। एक जनरल आप आइडिया लगाओगे कि ड्यूरेबल एसेट नहीं क्रिएट करोगे तो खा जाएंगे सारे मिलके। तो जो एमपी लेड फंड है ऐसा नहीं होगा। अब स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं, थोड़ा सा जनरल वे में आते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये ईयरली बेसिस पर सैंक्शन होते हैं। अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। अब ऐसा नहीं है। ये 2.5 जो करोड़ है, 2.5 इंटू 2 5 करोड़ सालाना दिए जाते हैं। और अनयूज्ड फंड एक तो ये 2 बार हो गए, लेकिन अब इतना डेटा कौन याद रखता है कि साल में 1 बार होते हैं कि 2 बार होते हैं। लेकिन जो फंड है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है, अदरवाइज़ लोग यूज़ ही नहीं करेंगे। हम लगातार पढ़ते जाते हैं कि मंत्रियों ने अपना फंड यूज़ नहीं किया, बचा रह गया, अगले साल चला गया। तो ऑप्शन 3 आपका गलत हो गया। अब अगर आप ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट कर ले रहे हो तो भी आप आंसर तक तो नहीं पहुंच रहे हो, क्योंकि अब आपको ये पता होना चाहिए कि 4 सही है या गलत है। तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन भी आप इतना इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। तो जैसा हमने पॉलिटी में देखा कि पॉलिटी में तो काफ़ी ईजी क्वेश्चंस है, बट यहाँ पर इतने ईजी क्वेश्चंस नहीं हैं। ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। सारे क्वेश्चन चारों के चारों क्वेश्चंस करंट अफेयर्स हैं। ये है लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके ऊपर है फ्री लीगल सर्विस किन किन को दे सकते हैं। तो अब या तो आपने ये सब चीज़ें याद की हों बिल्कुल, जो कि इतना करना पॉसिबल है नहीं, तो इसको आप एलिमिनेशन ट्रिक से आप जो सॉल्व कर सकते हो, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो। यहाँ अगर आप ऑप्शंस देखो तो आपको दिखेंगे, एक तो करेक्ट पूछा है, 2 स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। अब 2 स्टेटमेंट ट्रू है मतलब 2 स्टेटमेंट तो अपने आप रॉन्ग है। एटलीस्ट कोई एक आप इनमें से ढूंढने की कोशिश करो। तो एक रूल ये है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रिंसिपल नंबर 5 आप ये लिख सकते हो। एक प्रिंसिपल ये है कि जहाँ भी इस टाइप के आपको क्वेश्चंस दिखें कि स्टेटमेंट तो 4 दिए हुए हैं लेकिन ऑप्शन 2 ही करेक्ट है, तो आप एटलीस्ट एक स्टेटमेंट गलत ढूंढने की कोशिश करो। इसमें अगर हम चारों स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ हमें सबसे गलत जो स्टेटमेंट लगता है कि ऑल सीनियर सिटीज़न। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे सीनियर सिटीज़न गरीब हों। ऑल सीनियर सिटीजन्स कांट बी गरीब एट द सेम टाइम, ठीक है। जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, आपको पता है कि आर्टिकल 39A से अपना आइडिया ड्राइव करती है और ये बात करता है या तो गरीबों के लिए न्याय की पहुंच के लिए या फिर वल्नरेबल्स के लिए बात करता है, ठीक है। तो ऑल सीनियर सिटीज़न गरीब या फिर वल्नरेबल तो नहीं हो सकते। तो अगर आपने ऑप्शन 4 एलिमिनेट कर दिया तो फिर आंसर के आप काफ़ी करीब पहुंच जाते हो। बी और डी हो गए गलत। अब अगर बी और डी गलत हो गए तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 2 तो यहाँ दोनों में है, तो स्टेटमेंट 2 अपने आप करेक्ट हो गया। तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जो है वो ट्रांसजेंडर की लिमिट को लेकर तो है, लेकिन आपको वो सोचने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिकली ये गलत हो गया। कहानी सिर्फ यहाँ टिकी है कि यहाँ पर 1-3 है, 1 सही है या फिर 3 सही है। तो या तो यहाँ पर आप अब तुक्केबाजी करो, या फिर अगर आपको लॉजिक लगाना है तो आपको यहाँ कन्फ्यूज़ तो हो गए, ठीक है, लेकिन आपको फिर वही लॉजिक लगाना है कि जो ये लीगल सर्विस एक्ट है ये गरीब और वल्नरेबल के लिए है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो जनरल कैटेगरी में है जिसकी 1 लाख अर्निंग है वो ज़्यादा वल्नरेबल है बजाय उसके जो ओबीसी में है और 3 लाख रुपीज़ उसकी अर्निंग है।
जो ये एक्ट है ये फ्री लीगल सर्विस या फ्री एड टू SC एंड ST को तो देता है, लेकिन OBC के लिए इस प्रोविज़न में कोई भी इस एक्ट में कोई भी प्रोविज़न नहीं है। सेक्शन 12 में डिफाइंड है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें क्लियरली लिखा है SC ST लिखा है, ट्रैफिकिंग के जो शिकार हुए हैं उनकी बात की गई है, वुमेन चिल्ड्रन की बात की गई है, मेंटली इल डिसेबल डिजास्टर विक्टिम उसी में ये लिखा है कि जिनकी अर्निंग 1 लाख से कम हो उनकी बात की गई है। बट ये मुझे नहीं लगता कि हम सब ये चीज़ें याद करते हैं, तो अगर नहीं याद करते हैं तो आप यहाँ अटक जाओ, तो फिर यहाँ एलिमिनेशन खेलो। अदरवाइज़ अगर आपको पता हो देन यू कैन गो फॉर ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें हमने देखा कि एक्सेप्ट जो GS4 वाला क्वेश्चन है वो मेंस का है, सारे ही क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन तक ला के छोड़ देते हैं, मैक्सिमम 2 ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस की एक ही स्ट्रेटजी हो सकती है कि या तो आप इनको छोड़ दो या फिर आप मेंस की तैयारी करते रहो प्रीलिम्स के साथ में, और जो आपको फैक्ट्स याद हों उनको आप एग्ज़ाम में अप्लाई करो प्रीलिम्स के लिए, थोड़ा लॉजिक लेकर चलो। बट साइंस टेक या एक्सट्रीम स्टेटमेंट ये सब लॉजिक आपके स्कीम्स वगैरह में काम नहीं करेंगे। अब पॉलिटी का एक क्वेश्चन जो रह गया था उसको देख लेते हैं पहले, लास्ट क्वेश्चन, कि फंडामेंटल राइट के अलावा कौन कौन से पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो UDHR 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑल ऑफ द अबव लगा सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की बात करता है, साथ में रिफ्लेक्ट की बात करता है, डिस्क्राइब की बात नहीं करता है, उनको दर्शाता है, इंडिकेट करता है। तो ये एक बहुत मॉडरेट सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लगभग हर चीज़ में बात कर सकते हो। जैसे प्रियम्बल आपका जस्टिस की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, फ्रेटर्निटी, ये सब ह्यूमन राइट ही तो हैं। ये जो JLEF है इनके अंदर जो कुछ भी लिखा है ह्यूमन राइट की बात करता है। DPSP आप बात करो तो ये इकोनॉमिक राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, कल्चरल राइट्स हैं, तो ये सब भी कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की तरफ इशारा करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि मैं 1 and 2 लगाऊं या 1, 2 and 3 लगाऊं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ह्यूमन राइट्स का लेना देना ऑब्वियसली है। अगर आप अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ फॉलो करोगे तभी आप अच्छे से दूसरे को अपना ह्यूमन राइट्स एंजॉय करने की एक फ्रीडम दोगे। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ एजुकेशन की बात करती है कि बच्चों को पढ़ाना है, UDHR भी एजुकेशन की बात करता है। तो ये एक जनरलिस्ट सा स्टेटमेंट है और ये UPSC का एक रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो एज सच UPSC ने UDHR के बारे में प्रीलिम्स में पहले भी पूछा था, लगभग सेम ऑप्शंस थे। तो या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो या फिर जब ऐसे क्वेश्चंस हो तो कोई एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और ग्लोबल पॉलिटी में जो एक डिफरेंस है कि ग्लोबल पॉलिटी में जर्नलिस्ट स्टेटमेंट वर्क करते हैं, ज़्यादा माइंड लगाने की नीड नहीं है। तो ये था गवर्नेंस के ऊपर डिस्कशन। इसके लिए जो आपको हेल्प कर सकता है सिनॉप्सिस का कोर्स वो है 2020-50-50 सीरीज़, जिसमें गवर्नेंस, मिनिस्ट्री, स्कीम, पॉलिसी, एक्ट, बिल, इसमें हम चीज़ें कवर करते हैं। इनफैक्ट मेंस की डेप्थ तक कवर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको मिलेगा मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, जो कोर्स है UPSC प्रीवियस ईयर के ऊपर, तो ये आप इनरोल कर सकते हो। अदरवाइज़ फ्री वीडियोज़ आप एनीवेज देख सकते हो। बाकी कोर्सेज़ के लिए आप सिनॉप्सिस IAS की होम पेज विजिट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले सेक्शन के साथ।